हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमने जो भी एक झलक देखा था उसमें टाइप्स देखा था। ठीक है, मतलब हमने आपको बताया था 3 टाइप्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब लेकिन इस आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे, मतलब 3 टाइप्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, एकदम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो 3 टाइप्स क्या है। हमने आपको बताया था कि मतलब कि फर्स्ट जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सेकेंड इन्वेस्टिंग, एंड थर्ड मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे हम जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मतलब कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बताना चाहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ, यहाँ पे देखिए हम टॉप पे लिखे हैं, यहाँ पे अगर मेरा पैसा अगर आता भी है, अगर मेरा पैसा आता है तो मतलब कि विदाउट कॉस्ट। ठीक है, अगर पैसा मेरा जाता है तो यहाँ पे मतलब कि अंडर कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा आता है तो मतलब कि विदाउट कॉस्ट, और पैसा जाएगा तो मेरा अंडर कॉस्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हम बात करें, ठीक है, आप मतलब कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जब भी हम बात करें, ठीक है, मान लीजिए कि मतलब कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आपको मतलब कि बिजनेस को स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ता है पैसा, जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप उस पैसे को कहाँ से लाएंगे। ठीक है, आपके पास तो मतलब उतना पैसा नहीं होगा कि मतलब एक बाइक हम बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो हम मतलब कि पैसा मतलब कि कहाँ से इंतजाम होगा। ठीक है, वो इंतजाम होता है 3 तरीके से। ठीक है, या तो आप मतलब कि आप अपना शेयर इशू करोगे। ठीक है, या तो इशू ऑफ डिवेंचर होगा, या तो मतलब कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके से आप मतलब कि पैसा का डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से तो आइए देखते हैं कि मतलब कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो उसमें क्या होता है। ठीक है, जब इशू करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब शेयर जब इशू करते हैं तो उस केस में मतलब कि हम शेयर इशू करते हैं तो उस केस में मेरा पैसा आता है। ठीक है, तो पैसा उस केस में आता है, जब शेयर इशू करते हैं तो पैसा आ रहा है, तो आ रहा है को मतलब कि विदाउट कॉस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग लगाए कि मतलब कि आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, मतलब कंपनी का जो भी इशू ऑफ शेयर पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें कंपनी मतलब कि शेयर इशू करता था। ठीक है, उस शेयर जब इशू करता था कंपनी, ठीक है, तो शेयर इशू करता था तो शेयर को खरीदने वाला होता था तुम्हारा शेयर होल्डर होता था खरीदने वाला। ठीक है, अब उस शेयर होल्डर को कंपनी क्या देती थी, शेयर होल्डर को कंपनी देती थी डिविडेंड पेड करती थी। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर को मतलब कि लाभांश प्राप्त होता था। ठीक है, लाभांश प्राप्त होता था, वहीं कंपनी अगर डिविडेंड पेड करेगी, मतलब अगर डिविडेंड पेड करिए तो इस केस में क्या है, इस केस में मेरा एक पैसा जा रहा है तो मतलब कि अंडर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ठीक है, तो इस केस में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, तो रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। ठीक है, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। ठीक है, मान लीजिए मतलब कि कोई कंपनी, ठीक है, कोई कंपनी मतलब कि अगर अपना मतलब कि ये शेयर इशू करती है, कौन सा, तो रिडम्पशन शेयर अगर इशू करती है। ठीक है, कंपनी अगर कोई रिडीम अगर शेयर इशू करती है, ठीक है, तो उस शेयर अगर इशू करती है तो शेयर इशू करते हैं। ठीक है, जिस शेयर होल्डर को कंपनी इशू करती है ये शेयर। ठीक है ना, उस शेयर होल्डर को, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको कंपनी को रीपेमेंट करना होता है पैसा। तो उस केस में कंपनी को अगर रीपेमेंट कर रहा है तो एक तरह से क्या, एक तरह से पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो हमारा मतलब क्या अंडर कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होता है, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर मतलब कि आप याद कीजिए कि मतलब कि आप मतलब कि कंपनी 2 चीज इशू करती थी। पहला तो एक तरह से एक इशू करती थी शेयर, और दूसरा इशू करती थी डिवेंचर इशू करती थी। ठीक है, तो ये जो मतलब डिवेंचर जब कंपनी जब इशू करती थी, ठीक है, तो उस केस में डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पर कर्ज। ठीक है, तो उस केस में क्या, उस केस में मतलब कि कंपनी अगर कंगाल हो जाए, दिवालियापन हो जाए, तो उस केस में कंपनी मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्सन से एक तरह से मतलब एक तरह से लोन लेती थी। ठीक है, लोन लेती थी तो वो डिवेंचर होल्डर हो जाता था। ठीक है, जो जिससे कंपनी ने लोन लिया वो डिवेंचर होल्डर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब उसके बाद उस डिवेंचर होल्डर को क्या प्राप्त होता है, उस डिवेंचर होल्डर को कंपनी देती है तुम्हारा इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट पेड करती है ना। कैसे इंटरेस्ट, मतलब कंपनी ने जिससे कर्ज लिया है उसको तो इंटरेस्ट पेड करेगी ना। ठीक है, जब कंपनी जब इंटरेस्ट पेड करेगी तो उस केस में पैसा जा रहा है, उस केस में अगर हमारा पैसा जा रहा है तो मतलब एक तरह से
अंडर कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर में, ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर मतलब कि कंपनी ऋण पत्र मतलब कर्ज ले रही है, तो इसके कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो एक तरह से ये क्या हो जा रहा है, एक तरह से ये हो जा रहा है, मतलब पैसा आ रहा है तो विदाउट कॉस्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, इसका मतलब रिडम्पशन का मतलब क्या, अभी हमने आपको बताया रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, ठीक है। तो रिडम्पशन मान लीजिए मतलब कंपनी ने मतलब किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है, कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है, अब उसको लोन ले रहा है, ठीक है, तो उसमें लोन ले रहा है, लोन लिया तो उसके साथ तो इंटरेस्ट पेड करेगा ही पड़ेगा, लेकिन जितना मतलब कंपनी ने जितना लोन लिया था वो भी पेड करेगा प्लस उसका इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट पेड किया तो मतलब क्या पैसा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब कि जितना मतलब कंपनी ने कर्ज लिया था वो भी पेड करेगा, तो मतलब क्या एक तरह से ये भी पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो मतलब क्या मेरा अंडर कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लास्ट जो मतलब कि चांस बचता है जो कंपनी के पास जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा जुगाड़ करने के लिए, तो यहाँ पे कंपनी एक तरह से बैंक से लोन लेता है, ठीक है। तो बैंक से लोन लेता है तो एक तरह से बैंक से अगर लोन ले रहा है तो उसको कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो एक तरह से मेरा अंडर कॉस्ट नहीं होगा, मेरा विदाउट कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इंटरेस्ट पेड एक तरह से मतलब कि भाई कंपनी ने बैंक से लोन लिया है तो लोन ले रखा तो उसका जो कंपनी इंटरेस्ट पेड करेगी, अब उसको इंटरेस्ट पेड करेगी तो मतलब पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो मतलब कि अंडर कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट ऑफ बैंक लोन क्या समझे, मतलब कि इंटरेस्ट मतलब कंपनी ने कंपनी ने बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है। अब उस लोन तो ले रहा है, उसके जो उस लोन के बदले वो तो इंटरेस्ट पेड तो कर ही रहा है, लेकिन जितना लोन लिया था वो भी तो पेड करेगा, तो वही यहाँ पे मेरे क्या वही यहाँ पे मतलब कि पैसा जा रहा है इस केस में, जिससे मेरा अंडर कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मतलब कि मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें फाइनेंस की, हमें वित्त की, हमें पैसा का जरूरत पड़ती है। उस पैसा को हम 3 तरीके से ढूंढ सकते हैं, एक इशू शेयर, एक शेयर इशू करके, दूसरा का डिवेंचर इशू करके, या फिर बैंक से लोन लेकर हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मेरे यहाँ पे पैसा का जो भी जुगाड़ है वो हमने जुगाड़ कर लिया, ठीक है। अब देखिए अब पैसा का जुगाड़ हो गया, अब देखिए हम इसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं मतलब कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं तो मतलब कि पैसे का तो हमने जुगाड़ कर लिया अच्छी तरह से, अब पैसे का जुगाड़ कर लिया तो अब इस चीज़ को हम इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं, तभी तो हमें कुछ लाभ मिलेगा या हानि मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मतलब कि परचेज, मान लीजिए हमारे पास वो पैसे का मतलब कि बंदोबस्त हो गया, हमने कर लिया, उसके बाद हमने एक फिक्स असेट्स खरीदा, ठीक है। हमने एक फिक्स असेट्स खरीद रखा है, तो उस फिक्स असेट को जो भी हमने खरीदा तो उस केस में मेरा एक पैसा जा रहा है, तो जा रहा है तो मतलब कि अंडर कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने फिक्स असेट, मान लीजिए मैंने कोई गाड़ी खरीद लिया, मान लीजिए मैंने कोई कार खरीद लिया, ठीक है। अब उस कार को मैंने खरीद रखा है, ठीक है, तो खरीद रहा है तो पैसा जा रहा है, तो मतलब कि मेरा अंडर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी मतलब कि हमने खरीदा मतलब जो कार, अब उसको हम एक रेंट पे दे देंगे चलाने के लिए, ठीक है। हम अगर उस कार को रेंट पे दे दे रहे हैं चलाने के लिए, तो उससे हमारा क्या आएगा, उससे हमारा एक तरह से पैसा हमारा आएगा, हमको उससे कार्स को जब हम रेंट पे चलाएंगे तो हमको उससे एक तरह से प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो मतलब कि ये क्या मतलब कि विदाउट कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट पे विदाउट कॉस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स असेट्स मतलब कि जो हमने कार खरीदा, कार को हमने रेंट पे चला दिया, रेंट पे चलाया तो हमने पैसा आ गया, ठीक है। अब जो ही मतलब अब हमारा ये कार जो है, हम उस कार को बेचना चाहते हैं, हम इस कार को बेच दिए तो उस कार से बेचते हैं तो भी मेरा पैसा एक आता है, तो पैसा मेरा आ रहा है, ठीक है। तो उस केस से मेरा क्या विदाउट कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है। अब यहाँ पे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब इसके आगे चलते हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी अगर आपसे पैसा मान लीजिए आप कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी को अगर पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है, तो वो बंदा क्या आता है, वो बंदा मतलब कि आपके पास आता है, आपसे बोलता है कि मतलब कि भाई हमको पैसे की इतना पैसा जरूरत है, आप हमको दे दीजिए, तो आप कहते ठीक है, हम आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। तो पैसा अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, तो पैसा दे रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पैसा जा रहा है, तो एक तरह से मेरा क्या एक तरह से अंडर कॉस्ट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से मतलब वही अंडर कॉस्ट मतलब कि हम
जो आदमी मेरे पास आया, पैसे की जरूरत है उसको, एक तरह से वो हमसे कर्ज ले रहा है, एक तरह से वो हमसे कर्ज ले रहा है और हमारे लिए का, और वो हमारे लिए एक तरह से हमारे लिए बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है? क्योंकि हम तो इतना लोल इंसान नहीं ना है कि मतलब कि हम मतलब कि जो बंदा हमसे पैसा मांगना है उसको ज़रूरत है तो हम उसको पैसा देंगे तो एक तरह से उस पर इंटरेस्ट तो ठोकेंगे। जो इंटरेस्ट ठोकेंगे तो वहीं यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब हमको रिसीव होगा। जब हम उस पर इंटरेस्ट ठोकेंगे तो इंटरेस्ट वो बंदा हमको देगा, तो एक तरह से दे रहा है तो मतलब एक तरह से मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह मेरा सेल्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट हम बेच रहे हैं, ठीक है, जो हम मतलब कि इन्वेस्ट किए हैं हम उसको बेच रहे हैं, तो एक तरह से क्या, एक तरह से मेरा यहाँ पे एक पैसा आ रहा है तो मतलब कि विदाउट कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट का और फाइनेंसिंग का आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब आते हैं मतलब कि अब आते हैं ऑपरेटिंग में, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं मतलब कि ऑपरेटिंग पे हम आते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग पे हम आते हैं, तो इस केस में मतलब कि हमने मतलब कि हमने पैसे का भी हमने जुगाड़ कर लिया, ठीक है। अब उसको हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर दिया, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें क्या मालूम चलता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें ये मालूम चलता है कि मतलब बिजनेस में कितना लॉस हुआ है, कितना घाटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट मतलब इससे हम निकाल पाते हैं कि मतलब कितना हमको उसमें लॉस और कितना हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसके से हमें नेट प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग द ईयर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। ये दिया रहेगा मतलब उस मतलब जो भी ईयर है उस ईयर के अनुसार कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस, ठीक है। और उसमें हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम जोड़ते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, उसमें जो भी नेट प्रॉफिट है और नेट लॉस है ड्यूरिंग द ईयर, उस ईयर के दौरान हम उसमें ऐड करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो एक्सपेंसेस एंड लॉस को क्या क्या आता है कि हम दिखाने जाएंगे आपको एक बार। तो एक्सपेंसेस एंड लॉस में आपको ये सब आ जाएगा मतलब कि जो डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि फिक्स असेट्स पे हरास है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, ठीक है, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ, ये सब आपका आ जाएगा। सेल ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वो भी मेरा एक एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो वो मेरा एक्सपेंसेस है, खर्च है। डिविडेंड पेड कर रहे हैं तो एक तरह से ये भी मेरा खर्च है। इंक्रीज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये भी मेरा खर्च है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से समझ लिए मतलब कि जितना मतलब कि मेरा एक्सपेंसेस एंड लॉस है ना भाई साहब, वो एक्सपेंसेस एंड लॉस को हम नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम, जो भी मतलब कि मेरा बिजनेस में जो भी मतलब कि एक्सपेंसेस हुआ है और लॉस को हम नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ देते हैं। और जो भी इनकम्स एंड गेन है, जो भी मेरा इनकम्स एंड गेन उसको घटाया था, तो इनकम एंड गेन्स में क्या आ जाता है हमारा, तो इनकम एंड गेन्स में मेरा एप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स आ जाएगा, ठीक है। उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स मतलब कि जो हमने फिक्स असेट्स को बेचा तो उस पर मेरा एक तरह से प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा है और डिविडेंड भी रिसीव हो रहा है। डिक्रीज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो भी है उस पर गिर रहा है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से मतलब जितना भी इनकम्स एंड गेन है उसको माइनस कर देंगे और जितना एक्सपेंसेस एंड लॉस है उसको नेट प्रॉफिट से हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको मेरे ख्याल से। अब आते हैं इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन सीए एंड इंक्रीज इन सीएल। तो डिक्रीज इन सीए का मतलब ये है कि डिक्रीज इन करंट असेट्स, ठीक है, और इसमें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि डिक्रीज इन सीए मतलब कि डिक्रीज इन अगर मतलब करंट असेट्स में, ठीक है, यहाँ पे अगर मतलब करंट असेट्स में मतलब अगर घट रहा है, ठीक है, मतलब करंट असेट्स अगर मेरा घट रहा है तो उस केस में मेरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। करंट असेट्स में अगर मेरा घट रहा है तो उस केस में मतलब ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर वही मेरा लायबिलिटी अगर मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें भी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है, क्या क्या एक्सेप्ट होता है मतलब हम आप दिखाना चाहेंगे यहाँ पे देखिए मतलब डिक्रीज इन करंट असेट्स है, ठीक है। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स जो है इसमें क्या इसमें कौन सी चीज़ को छोड़ के मतलब कि इसमें लिखा जा सकता है। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स में तुम्हारा एक्सेप्ट मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को इसमें से छोड़कर, ठीक है। डिक्रीज इन जो भी करंट असेट्स है उसमें मतलब कि अगर चालू संपत्ति में अगर मेरा घट रहा है, ठीक है, तो उसमें कैश इन हैंड को छोड़कर कैश एट बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, ठीक है, इसमें चर्चा होती है, ठीक है। और वही इंक्रीज इन सी है मतलब करंट लायबिलिटी अगर मेरा बढ़ता है, चालू दायित्व अगर मेरा बढ़ता है, ठीक है, तो वो मेरा एक तरह से ऐड हो जाता है। तो चालू संपत्ति मतलब कौन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। तो क्या है,
तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे इसमें केवल बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़कर, ठीक है, मतलब कि जो भी डिक्रीज इन करंट, सॉरी, हाँ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो भी है, हाँ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक एक्सेप्शन होता है, इसको छोड़कर मतलब कि जो भी मतलब करंट लायबिलिटी में जो भी मतलब मेरा मेरा अगर मतलब कि बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है तो उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं लेस में, मतलब कि इसमें मतलब कि अगर मेरा करंट लायबिलिटी, सॉरी, अगर मेरा करंट असेट्स में अगर मेरा बढ़ रहा है ना, अगर मेरा चालू संपत्ति अगर मेरा बढ़ रहा है तो उसमें अगर मेरा चालू संपत्ति अगर बढ़ता है तो उस केस में मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और चालू दायित्व अगर मेरा घटता है तो भी मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसमें भी एक्सेप्शन है, मतलब कि चालू संपत्ति में अगर वृद्धि हो रही है तो चालू संपत्ति में वृद्धि होने से मतलब कि लेस हो जाता है, तो चालू संपत्ति में वृद्धि यहाँ पे मतलब कि इसमें एक्सेप्ट मतलब कि क्या है, चालू संपत्ति में वृद्धि होने से इसमें कैश इन हैंड एक्सेप्शन है, कैश एट बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये मतलब कि ये भी एक्सेप्शन है। इस सब को छोड़कर जो भी मतलब कि कोई जो भी मतलब कि चालू संपत्ति में जो भी बढ़ोतरी हो उसको हम माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे मतलब कि चालू दायित्व मतलब कि अगर मेरा घट रहा है, चालू दायित्व मतलब कि अगर मेरा घट रहा है तो उस केस में मतलब कि लेस हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चालू दायित्व मतलब कि जब अगर मतलब कि मेरा अगर मतलब कि घट रहा है तो उस केस में भी एक्सेप्शन है, ठीक है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ के जितना भी मतलब करंट लायबिलिटी है वो मेरा अगर घटता है तो उस केस में मेरा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब इसके आगे मतलब कि जो मतलब कि नेट कैश या नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम निकालने से पहले हम उसमें टैक्स पेड को हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो भी मेरा नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो मेरा निकल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब कि ये जो भी मैंने पढ़ाया टाइप्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, वो भी एक फॉर्मेट तरीके से मतलब कि हमने आपको समझाया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।